4 मई 1799 रात का वक्त था। श्रीरंगापट्टनम किले के गेट के पास लाशों का ढेर लगा हुआ था। ब्रिटिश ऑफिसर मशाले लेकर किसी को ढूंढ रहे थे। उन्हें तलाश थी उस शख्स की जिसने 20 साल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नाक में दम कर रखा था। जब उन्हें वो लाश मिली तो उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। उसके चेहरे पर अब भी वही रौब और दबदबा था। ये लाश किसी आम सिपाही की नहीं बल्कि सुल्तान फतेह अली खान यानी टीपू सुल्तान की थी। जब ब्रिटिश जनरल हैरिस को खबर मिली कि शेर मर चुका है तो उसने जोश में आकर कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। Tiger is dead. From this day, India is ours. सोचिए दोस्तों, एक अकेला शख्स इतना अहम क्यों था? क्यों उसकी मौत पर अंग्रेजों को लगा कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं बचा? क्यों आज भी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा अपनी वॉल पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाती है? आज की वीडियो में हम शेर मैसूर की कहानी को समझेंगे। वो हुक्मरान जिसने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18वीं सेंचुरी का हिंदुस्तान, मुगल सल्तनत टूट रही थी। हर तरफ नवाब और राजा अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। इस बीच साउथ इंडिया में मैसूर एक नया ताकत बनकर उभर रहा था। मैसूर की भाग दौड़ उस वक्त टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली के हाथ में थी। हैदर अली कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं थे। वो अनपढ़ जरूर थे, लेकिन उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का कोई सहानी नहीं था। उन्होंने मैसूर को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बना दिया था कि वहाँ के किसान और व्यापारी खुशहाल थे। लेकिन दोस्तों, जहाँ पैसा होता है वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र जरूर पड़ती है। अंग्रेजों को मालाबार कोस्ट चाहिए था, जहाँ से काली मिर्च और इलायची का व्यापार होता था। मैसूर उनके रास्ते का कांटा बना हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेजों को पहले ही टक्कर में बता दिया था कि मैसूर कोई मामूली रियासत नहीं है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1763 में हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास तक खदेड़ा था। ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। टीपू सुल्तान उस वक्त जवान थे। उन्होंने अपने वालिद के साथ इन जंगों में हिस्सा लिया और सीखा कि अंग्रेजों को कैसे हराया जा सकता है। टीपू सुल्तान ने बचपन ही से बेहतरीन तालीम हासिल की थी। वो अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ा बोल सकते थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी के साथ साथ डिप्लोमेसी भी सिखाई गई थी। 1782 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हैदर अली का इंतकाल हो गया था। अब जिम्मेदारी टीपू सुल्तान के कंधों पर थी। उस वक्त उनकी उम्र 32 साल थी। कई लोगों को लगता था कि अब मैसूर टूट जाएगा, लेकिन टीपू ने सबको गलत साबित किया। टीपू ने सबसे पहले अपनी फौज को मॉडर्नाइज किया, और यहाँ आता है वो पॉइंट जो टीपू को बाकी हिंदुस्तानी राजाओं से अलग बनाता है, टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा अंग्रेज़ों के पास बंदूकों और तोपों की ताकत थी, लेकिन टीपू के पास एक ऐसा हथियार था जिसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी, मैसूरियन रॉकेट। ये दुनिया के पहले आयरन केस रॉकेट थे। इससे पहले रॉकेट सिर्फ बांस के बने होते थे और सिर्फ दिवाली के पटाखों की तरह यूज़ होते थे। लेकिन टीपू ने लोहे की तोप यूज़ की, जिससे प्रोपेलेंट का प्रेशर बढ़ गया और ये रॉकेट 2 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते थे। सोचिए, उस ज़माने में जब जंग के मैदान में अचानक से आसमान से हज़ारों रॉकेट बरसने लगे तो ब्रिटिश फौज में कितनी भगदड़ मची होगी। 1780 की जंग में टीपू ने इन्हीं रॉकेट की मदद से ब्रिटिश आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी को तबाह कर दिया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सबसे शर्मनाक हारों में से एक हार थी। सिर्फ जंग ही नहीं, टीपू ने इकोनॉमी पर भी काम किया। उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग कंपनी बनाई, बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, लेकिन अपने लोगों के फायदे के लिए। उन्होंने रेशम की खेती शुरू करवाई, जो आज भी कर्नाटक की पहचान है। उन्होंने शराब और नशे पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी, ताकि उनकी प्रजा की सेहत और अखलाक बेहतर रहे। लेकिन दोस्तों, टीपू सुल्तान की मुश्किल सिर्फ अंग्रेज नहीं थे। उनकी रियासत चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी। एक तरफ मराठा एम्पायर, दूसरी तरफ हैदराबाद के निज़ाम और तीसरी तरफ अंग्रेज। अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। वो मराठा और निज़ामों को टीपू के खिलाफ भड़काते रहते थे। टीपू समझ गए थे कि अगर अंग्रेज़ों को भारत से निकालना है तो अकेले लड़ना काफ़ी नहीं होगा।
उन्होंने इंटरनेशनल अलायंस बनाने की कोशिश की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान ने उस वक्त फ्रांस के बादशाह लुइस और बाद में नेपोलियन बोनापार्ट को खत लिखा। उन्होंने ओटोमन एम्पायर और अफगानिस्तान के शासकों से भी मदद मांगी। टीपू का विजन बहुत बड़ा था। वो जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ग्लोबल पावर है और उसको ग्लोबल लेवल पर ही हराया जा सकता है। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट भी टीपू सुल्तान से जुड़ना चाहते थे ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में कमज़ोर कर सके, लेकिन बदकिस्मती से नेपोलियन इजिप्ट में फंस गए थे और टीपू तक मदद नहीं पहुंचा सके। अंग्रेज़ों को इस बात का डर था। उन्हें टीपू से इतना खतरा नहीं था जितना टीपू के फ्रांस कनेक्शन से था। उन्हें लगता था कि अगर टीपू और फ्रांस मिल गए तो भारत में ब्रिटिश राज का सफाया हो जाएगा। 1790 आते आते अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर ट्रिपल अलायंस बना लिया था। उन्होंने कहा कि टीपू हम सब का दुश्मन है, आओ मिलकर उसको खत्म करें। ये थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन 3 बड़ी ताकतों का मुकाबला करना नामुमकिन था। जनरल कॉर्नवेलिस ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। टीपू को हार माननी पड़ी। 1792 की ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू के लिए बेहद अपमानजनक थी। उन्हें आधी रियासत दुश्मन को देनी पड़ी। उन पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो आज के हिसाब से अरबों में है। और सबसे दर्दनाक शर्त, जब तक वो पैसा नहीं चुकाते उनके 2 छोटे बेटे अब्दुल खालिद और मोइजुद्दीन को अंग्रेज के पास बंधक बनाकर रहना पड़ेगा। जरा उस मंजर को सोचिए। एक बाप जो सुल्तान है, उसे अपने जिगर के टुकड़ों को दुश्मन के हवाले करना पड़ा, लेकिन टीपू टूटे नहीं। उन्होंने कसम खाई कि वो अपने बेटों को वापस लाएंगे और अंग्रेजों से इस बेइज्जती का बदला लेंगे। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पैसा जमा किया और वक्त से पहले जुर्माना चुकाकर अपने बेटों को वापस ले आए। लेकिन अब वो समझ चुके थे कि अंग्रेजों से सुलह मुमकिन है। अब हम आते हैं 1799 में। इंडिया में एक नया गवर्नर आया, लॉर्ड वॉल्सली। वो एक ही मकसद लेकर आया था, टीपू सुल्तान का खात्मा। उसने टीपू के पास सब्सिडियरी अलायंस का ऑफर भेजा। इसका मतलब था कि टीपू अपनी फौज खत्म कर दे और अंग्रेजों की गुलामी कबूल कर ले। टीपू का जवाब वही था जो मैंने शुरू में बताया, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। चौथी जंग शुरू हुई। अंग्रेजों की फौज, निजाम की फौज और मराठा की मदद सब श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर थे। लेकिन इस बार अंग्रेजों ने और एक चाल चली। उन्होंने जान लिया था कि टीपू को मैदान जंग में हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने टीपू के घर में ही एक दुश्मन पैदा कर दिया, मीर सादिक, जो टीपू का वजीर था, और पूर्णिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर था। कहा जाता है कि इन लोगों ने अंग्रेजों से सौदा कर लिया था। 4 मई 1799 दोपहर का वक्त था। ब्रिटिश फौज ने किले की दीवार में छेद कर दिया था। टीपू सुल्तान खाना खा रहे थे जब उन्हें खबर मिली कि वो खाना छोड़कर तलवार उठाकर मैदान में कूद पड़े, लेकिन अंदर से गद्दारी हो चुकी थी। मीर सादिक ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए ताकि टीपू की फौज मदद के लिए अंदर न आ सके, टीपू बाहर न जा सके। टीपू सुल्तान आखिरी दम तक लड़े। उनके जिस्म पर कई गोलियां और तलवार के जख्म थे। उनके एक वफादार ने कहा, सुल्तान आप अंग्रेजों को सरेंडर कर दे, वो आपकी जान बख्श देंगे। टीपू सुल्तान ने गुस्से से उसे देखा और लड़ते रहे। आखिरकार एक गोली उनके कान के पास लगी और वो घोड़े से गिर गए। अपने सिपाहियों के बीच शेर मैसूर ने आखिरी सांस ली। टीपू सुल्तान की मौत के बाद श्रीरंगपट्टनम में जो हुआ वो शर्मनाक था। अंग्रेजों ने पूरे शहर को लूट लिया। सोना, चांदी, जवाहरात, किताबें, सब कुछ। टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी, जो उस वक्त दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरी में से एक थी, उसकी हजारों किताबें इंग्लैंड भेज दिए गए। यहाँ तक कि टीपू का वो मशहूर मैकेनिकल टाइगर, जो एक अंग्रेज सिपाही को खा रहा था, वो भी आज लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। उनका रॉकेट जो इंग्लैंड ले जाया गया और विलियम कॉन्ग्रेव ने इन्हीं रॉकेट को स्टडी करके कॉन्ग्रेव रॉकेट बनाए।
जो बाद में नेपोलियन के खिलाफ यूज हुए। यानी टीपू की टेक्नोलॉजी ने ही बाद में दुनिया की जंगों के रुख बदले। मैसूर को वापस वदियर खानदान को सौंप दिया गया, लेकिन असल कंट्रोल अंग्रेजों के पास ही रहा। निजाम और मराठा जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्हें कुछ हिस्सा मिला, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगला शिकार वही होने वाले है। टीपू की मौत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे इंडिया की अनऑफिशियली मालिक बन गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस अकेले सुल्तान की जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। कुछ लोग आज भी बहस करते हैं कि टीपू सुल्तान हीरो थे या विलन, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब बाकी राजा महाराजा अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तब टीपू सुल्तान अपनी मिट्टी और अपनी आजादी के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। सर जॉन शोर, जो ब्रिटिश गवर्नर एंड जनरल था, उसने खुद लिखा था, The peasantry of his dominion are protected and their labor encouraged and rewarded। यानी टीपू के राज में किसान सबसे ज्यादा सुरक्षित थे। आज हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो टीपू सुल्तान एक मिसाल की तरह नजर आते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों न हो, ताकत और हिम्मत से उसका मुकाबला किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।